दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर अफेयर्स। आज हम इस सेशंस के अंदर हम बात करेंगे कि जो दूसरा अध्याय है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जो आए हैं उन क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे और जो आने की संभावनाएं हैं ऐसे प्रश्नों पे हम ध्यान देंगे। और ये इस तरह से पढ़ेंगे कि जो इसका जो निचोड़ है आगे के लेसनों में किस प्रकार से आपको ये समझने में और मदद देगा। तो ध्यान से पढ़ते हैं, इस लेसन के जो भी क्वेश्चंस आंसर है इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक बिंदु को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, ये दोस्तों ये आपको इंडिकेट कर रहा होगा। दो ध्रुवीयता का अंत से आपको पहली बात तो ये समझना है, दो ध्रुव का मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये क्या है। दो ध्रुवीयता से मतलब क्या है? अंत जैसा शब्द तो समझ में आता है आपको, ये अंत, परंतु ये दो ध्रुवीयता है, ये कैसे आप समझोगे? तो दो ध्रुवीयता का आपको इस तरह से समझना है दोस्तों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, विश्व के अंदर दो महाशक्तिशाली युद्ध हो चुके थे। यानी एक तो 1914 से 18 के बीच में युद्ध हुआ था और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में। ये जो सेकंड जो वर्ल्ड वार है, इस वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद यानी सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद से आप देखोगे विश्व के अंदर दो ध्रुव या ऐसी महाशक्ति उभर कर आई थी जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तियाँ रखती थी अपने आप में। तो उनमें से एक था यूएसएसआर और एक था दोस्तों यूएसए। कौन? यूएसए। ठीक है, इसी को कहा जाता है दो ध्रुवीयता। और इस लेसन का अर्थ क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। हमने जब पिछला लेसन पढ़ा था तो उसमें समझा था कि दो ध्रुवीयता का उदय कैसे हुआ था, किस प्रकार से दो ध्रुवीयता के जो उदय में किन भूमिकाओं के एक तरह से किन भूमिकाओं से दो ध्रुवीयता विश्व के अंदर उभर कर आई थी और ये जो महाशक्तिशाली जो देश थे वो किस प्रकार से शीत युद्ध लड़ रहे थे। अब जो दूसरा अध्याय है इसके अंदर आप यही समझने की कोशिश करो कि जो दो ध्रुवीयता है उसका अंत किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है पिछले लेसन के अंदर छिपी हुई हैं और इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। दो ध्रुवीयता के अंत तो समझ में आएगा कि कैसे यूएसएसआर का सिस्टम था, किस प्रकार से यूएसएसआर अंत की ओर आगे बढ़ता चला था, और ऐसे गहराइयों की चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे जो एक एक नंबर के तो आते हैं परंतु आपके एग्जाम के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते दोस्तों, दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से दुनिया के सामने एक अपनी एक ये महत्वपूर्ण घटना रखता है, अपने आप में एक अनोखी घटना है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं दो ध्रुवीयता के अंत से। तो यहाँ तक तो समझ में आएगी आपको दोस्तों? एक मिनट, ये रहा। ठीक है, तो विश्व राजनीति में नए अस्तित्व जैसे रूस, बाल्कन राज्य तथा मध्य एशिया के राज्य, जनतांत्रिक राजनीति एवं पूंजीवाद का आगमन तथा उत्तर साम्यवादी शासन और भारत का रूस तथा उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध। अच्छा, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें समझनी है? पहली बात तो आपको ऐसे कुछ शब्द दिखे होंगे जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, जैसे एक तो है पूंजीवादी जैसा शब्द और एक है साम्यवादी जैसा शब्द। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए पूंजीवाद होता क्या है। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति जब आर्थिक गतिविधियां करते हैं ना, उस व्यक्ति की गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप होता है। यानी राज्य कमाने की क्षमता जब रख सकता है, उससे उसकी जो क्षमताएं हैं जो शारीरिक तौर पे लगाता है और वो उससे अपना जो भी उत्पादन करता है उस उत्पादन में राज्य का हस्तक्षेप होगा। ये कंडीशन अलग है कि व्यक्ति का उस उत्पादन में लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, ये व्यक्ति से ही संबंधित होगा, उसमें राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसको सरल भाषा में और समझ लेते हैं कि पूंजीवाद का अर्थ यही होता है दोस्तों कि पूंजीवाद में आप ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति कमाई कर रहा है, उस जो भी वो कमाता है उस कमाने के जरिए उसकी कमाई पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल राज्य का नहीं होगा, उसे पूंजीवाद कहा जाता है। उसी का बिल्कुल उलट साम्यवाद का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो भी कमाई करेगा उस कमाई का पूरा भाग जो है वह राज्य के कंट्रोल में होगा, यानी संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा ना बच्चों, साम्यवादी शासन व्यवस्था के अंदर क्या कहते हैं, साम्यवादी गवर्नमेंट का होता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि यूएसएसआर के अंदर वन पार्टी सिस्टम था जिसमें एक पार्टी थी जिसे कहा जाता था कम्युनिस्ट पार्टी। और भी इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं कि सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। ये जो सोवियत प्रणाली किस आधार पर आधारित थी? अच्छा, ये जो प्रणाली जैसा शब्द है ना, आपको पता है प्रणाली क्या होता है?
मुझे पता है अधिकतर बच्चों को पता है, परंतु जिनको नहीं पता, एक आधा बच्चे होंगे जो आप सुन रहे हो मुझे, ऐसे एक आधा बच्चे हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए और जानकारी बढ़ा देना चाहता हूँ कि प्रणाली जैसा शब्द का मतलब होता है सिस्टम। दोस्तों क्या होता है? सिस्टम, ठीक है, एक व्यवस्था। समझ में आ रहा है दोस्तों? एक व्यवस्था है अपने आप में, ठीक है। सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली यानी एक व्यवस्था है, सोवियत एक सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। और ये जो सिस्टम है ना, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी विचारधारा किस पर आधारित है? आपके पास ये ऑप्शंस हैं, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का समय मतलब आता है आपका, मिश्रित का मतलब होता है दोस्तों कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी होगी और इसमें कैपिटलिस्ट भी होगी। मिश्रित जैसे भारत जैसी इकोनॉमी, किस प्रकार की इकोनॉमी है? आप बोल सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी जो है, इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की है? इंडिया की इकोनॉमी एक तरह से आपको दिखेगा, इंडिया की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट भी दिखेगा और कम्युनिस्ट भी दिखेगा। इन दोनों ही विचारधारा का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, ठीक है। एक है उदारवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था। अच्छा, मैं इन शब्दों के मतलब भी समझाता हूँ। जैसे आपको मैंने समझाया मिश्रित का मतलब क्या हो गया। मिश्रित का मतलब एक तरफ या तो इसमें या तो ऐसी व्यवस्था है सोवियत प्रणाली की जिसमें समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। क्या ऐसा आंसर सही है आपके लिए? आपको सोचना है इसके बारे में। क्या ये मिश्रित अर्थव्यवस्था थी सोवियत प्रणाली? यानी प्रणाली मतलब शब्द समझ रहे हो ना, प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। तो क्या उसका सिस्टम मिश्रित था? क्या मिक्स इकोनॉमी थी क्या? आपको ये भी जवाब सोचना है इसके बारे में। उदारवादी समझ में आता है? उदारवादी एक तरह से पूंजीवाद को मतलब एक उसकी स्टेज है, पूंजीवाद से ही संबंधित है। आप समझ लो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी ज़्यादा होती है उदारवाद के अंदर। फोकस किया जाता है इसके अंदर, किसके अंदर दोस्तों? इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये फोकस किया जाता है कि जो स्वतंत्रता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या सोवियत प्रणाली की विचारधारा उदारवादी थी? आपको सोचना है ये, ठीक है, आपको जवाब देना है। मैं आपको इसी तरह से समझाऊंगा दोस्तों, एक एक शब्द को जानकारी भी हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके आराम से होने लगेंगे, ठीक है। तो उदारवाद का मतलब आपको क्या लगता है कि सोवियत प्रणाली के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ पे व्यक्ति को आज़ादी थी? आपको सोचना है, इसके बारे में जवाब देना है। आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये बताना है क्या समाजवादी व्यवस्था थी? आपको मतलब ये तो आंसर हो ही गया दोस्तों कि समाजवादी तो आंसर है ही है। आंसर आपको दिख रहे हैं, इसकी कोई मतलब इससे ज़्यादा परेशान मत हो कि आंसर भी दिख रहे हैं। आंसर होने दो, कोई बात नहीं, आंसर तो आपको दिख ही जाएगा, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। आपको समझना क्या है कि ये जो शब्द है ना, ये शब्द का ही गेम है बच्चों। आपको एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ताकि आप क्रिस्टल और क्लियर हो सको कि ये शब्द का मतलब क्या है। इस शब्द का इस व्यवस्था से या किसी भी चीज़ से जुड़ने से उसका मतलब या उसका सेंस किस तरह से बदल जाता है, आपको इस तरह से समझना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? सोवियत प्रणाली एक तरह से समाजवादी प्रणाली थी दोस्तों। कैसी प्रणाली थी? समाजवादी व्यवस्था। अच्छा, समाजवादी में फिर से बता देना चाहता हूँ, समाजवादी का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर व्यक्ति जो है कमाई के जो भी संसाधन मतलब जो भी कमाई करेगा और कमाने के बाद जो भी संसाधन होंगे उस पर कंट्रोल किसका होगा? मतलब उसका कंट्रोल होगा सरकार का। अब मान के चलो आपने कमाई करी, आपने जो भी क्या कहते हैं एक फैक्ट्री गए, कमाने गए, वहाँ से जो भी पैसा आया आपके पास, तो आप सोचोगे कि मैं कार खरीद लूँ, मैं बंगला खरीद लूँ, कुछ भी खरीद लूँ, मतलब कुछ भी जो आपसे संबंधित हो, ऐसी भौतिक चीज़ें जो आपकी ज़रूरतों को, आपकी सुविधाओं को बेहतर करती हैं। तो परंतु आपको यही समझना है कि ऐसी व्यवस्था के अंदर, कैसी व्यवस्था के अंदर? समाजवादी व्यवस्था के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति जो भी अपनी कमाई करेगा वो अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी भौतिक सुखों के लिए कमाएगा, नहीं। इसमें राज्य का कंट्रोल होता है समाजवादी व्यवस्था के अंदर। तो समझना यही है दोस्तों कि जो सोवियत प्रणाली है यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था थी। समझ में आ रहा है दोस्तों? समाजवादी व्यवस्था इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अगर आपको एक और चीज़ समझाऊँ आपको, समाजवादी और उदारवादी के बीच का थोड़ा सा अंतर समझाऊँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सोवियत प्रणाली जैसी व्यवस्था के अंदर जो आज़ादी थी वहाँ के नागरिकों को, आपको पता है वहाँ पे प्रेस जो थी, जो मीडिया है, उस पर सेंसरशिप लगा रखा था, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। जबकि अगर हम बात करते हैं उदारवादी की ना दोस्तों, उदारवाद में आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र पाया जाता है, परंतु समाजवादी प्रणाली के अंदर या सोवियत प्रणाली के अंदर ऐसा नहीं है। तो सोवियत प्रणाली में आज़ादी तो भैया भूल जाओ, यहाँ पे आज़ादी नहीं मिलेगी। सारे काम किसके हाथों में? सरकार के हाथों में। सारी जो संसाधन कंट्रोल किसके हाथों में? समाज के हाथों में, यानी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत है, सरकार के कंट्रोल में है। इस प्रकार आपका ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था?
आप देखो, जाहिर सी बात है, बर्लिन जो है एक सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा? ये कोल्ड वार का सिंबल है, ठीक है। ये एक चिन्हित करता है किसको? शीत युद्ध को चिन्हित करता है। ये शीत युद्ध को बताता है कि ये शीत युद्ध के दौरान बर्लिन की जो दीवार थी ना, वो कोल्ड वार के समय तक बनी रही थी और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। और ये भी कहा जाता है कि जैसे ही क्या कहते हैं, शीत युद्ध समाप्त हो रहा था, तो शीत युद्ध समाप्त होते होते बर्लिन की दीवार भी यहाँ पे इसको गिरा दिया जाता है। दीवार वाकई में थी, वास्तव में दीवार खड़ी थी, वहाँ पे ईंटों से चिनाई कर दी गई थी। और जो बर्लिन को दो भागों में बांट दिया गया था, दो विचारधाराओं में बांट दिया गया था, एक साम्यवादी और एक क्या कहते हैं, उदारवादी यानी पूंजीवादी व्यवस्था। तो समझना यही है दोस्तों कि जब ये दीवार गिराई गई, क्योंकि बनाई भी इसलिए गई थी क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था और बर्लिन जो था उस पर असर देखा गया था। बर्लिन के जो देश है वहाँ पे दीवार खींच दी गई थी। एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा जिसमें अमेरिका नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? यूएसएसआर नेतृत्व करता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा जी 9 नवंबर 1989, ठीक है। उत्तर सी होगा इसका, ये रहा इसका आंसर। 9 नवंबर 1989 है। 9 नवंबर 1979 को जब ये बर्लिन की दीवार गिराई गई दोस्तों, तो समझ लो शीत युद्ध के समाप्ति का भी एक दौर शुरू हो चुका था। शीत युद्ध समाप्त होने की कगार पे आ गया था। तो ये एक शुरुआत भी माना जाता है, बर्लिन की दीवार को गिराया जाना भी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया था? इसका आंसर है रूस, ठीक है। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी समझ में आता है बच्चे? उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि, अच्छा आपको एक और इसी चीज़ को और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपके पिताजी हैं और आपको मान के चलो किसी आपके पिताजी किसी भी वजह से पार्टी में, शादी में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको भेजा जाता है, आपको घर से भेजा जाता है, आपको घर की तरफ से भेजा जाता है। तो जिस पार्टी में या जिस शादी में आप जाते हो ना, तो आपको रिप्रेजेंट माना जाता है उस पार्टी में, आपकी मौजूदगी को स्वीकार किया जाता है, आप उसके प्रबल दावेदार कहलाए जाते हो, यानी उस परिवार के। तो आपकी उस उपस्थिति को एक मौजूदा जो मौजूद हुए हो उसको एक प्रबल दावेदारी मानी जाती है। इसे ही कहा जाता है उत्तराधिकारी, ठीक है। जैसे आपके पिताजी हैं, फिर उसके बाद आप आओगे अपने, मतलब आप भी बड़े होगे, आपके क्या कहते हैं, आपकी भी जनरेशन आगे बढ़ेगी, तो आप अपने पिताजी के क्या कहते हैं उत्तराधिकारी कहलाए जाओगे। उत्तराधिकारी समझ में आ गया ना, ठीक है। तो सोवियत संघ का इसी प्रकार ये सोवियत संघ से संबंधित पूछ रहा है कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। यूएसएसआर जब विघटन हो गया, क्या दोस्तों, यूएसएसआर जब विघटन हो गया, तो इसके विघटन के बाद आपको दिखेगा कि कौन सामने आता है, कौन क्या कहते हैं मजबूत दावेदारी के साथ उपस्थित होता है? रूस, ठीक है दोस्तों, रूस। देखो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर पे काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी हो रही है वीडियो बनाना, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ अब तक अपनी जो भी आवाज़ है या जो भी आपके आंसर है उसे देने तक, ठीक है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसे बेहतर तरीके से करवा सकने में मेरी भी थोड़ी सी भूमिका हो सके, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है दोस्तों कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था? खुद रूस ही था, ये रूस था, ठीक है दोस्तों। रूस जो था एक उत्तराधिकारी के तौर पे उतरा था। किसका उत्तराधिकारी था? सोवियत संघ का। यानी जैसे ही सोवियत संघ समाप्त होता है, जो आज के समय का जो वर्तमान समय का जो रूस है ना, जिसके अभी 3 जो साहब हैं नेता, ठीक है, अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने बताया अपने पुराने लेक्चर के अंदर कि रूस और यूक्रेन के बीच के जो संघर्ष का कारण क्या है, वो मैंने अपने डिटेल लेक्चर में बताया है, ठीक है। उस लिस्ट को आप देख लेना, जो इंट्रो वाला लिस्ट है ना, उसमें देखना मैंने किस तरह से बताया है उसको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो रूस जो है सोवियत संघ का क्या था? उत्तराधिकारी था दोस्तों, समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले थे? ये अलगाववादी का मतलब समझ में आता है? अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वाद जैसा शब्द दिख रहा है, वाद, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वाद। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, जो ये शब्द है, बड़ा कमाल का शब्द है। अभी कमाल इसमें कमाल क्या छिपा हुआ है दोस्तों? कमाल इसमें इसलिए है क्योंकि दोस्तों अगर ये शब्द किसी शब्द के पीछे आ जाता है ना, तो वो अपने आप में विचारधारा बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? विचारधारा। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है अलगाववाद। अलगाव का मतलब अलग, आप भी थोड़ा कोशिश करो बोलने की, अलग यानी अलगाव का मतलब क्या होता है? अलग होने की भावना, एक अलग होने की विचारधारा होना,
ऐसे लोग जो ऐसे समूह जो उठ खड़े होते हैं, एक देश से अलग होने की बात करते हैं, उसे अलगाववादी विचारधारा या उससे उस देश से अलग होने की विचारधारा उस देश से अलग होने की विचारधारा रखने वाले लोग कहलाए जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे भी ये शब्द दिखाई देना तो वो उसका मतलब होगा अपने आप में विचारधारा है, ये लोगों के बीच में कॉमन हो चुका है और इस विचारधारा को लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। अब चाहे ये अलगाववाद की हो, चाहे उदारवाद की हो, चाहे वो समाजवाद की हो, चाहे वो नारीवाद की हो, कुछ भी हो सकता है, परिस्थितिवाद भी हो सकता है। जहाँ पर भी ये पीछे शब्द आ जाए ना तो अपने आप में एक विचारधारा जैसा वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया दोस्तों कि रूस के किन दो गणराज्यों में अलग होने वाले जो विचारधारा फैल रही थी, कौन से दो राज्य हैं, उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले थे, तो आंसर है बेटा सी, उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। ये ऐसी उज्बेकिस्तान और दागिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे रूस से अलग होने की एक तरह से आंदोलन चल रहा था, एक विचारधारा चल रही थी। किससे अलग होने के लिए? रूस के। ठीक है, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले थे, वो थे उज्बेकिस्तान और दागिस्तान। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5वें में हम बात करेंगे कि चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में बटा है। चेकोस्लोवाकिया देशों के नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया पहले एक देश हुआ करता था, अब ये चेको अलग है, स्लोवाकिया अलग है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। देखो, चेको और स्लोवाकिया जो है दो भागों में बट गया है, चेक और स्लोवाकिया। ठीक है, ये आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजवादी गणराज्य कब अस्तित्व में आया। अच्छा, ये फिर से एक बात फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, समाजवादी राज्य, समाजवादी। अच्छा, इसमें वाद भी जैसा शब्द आया है, ये जैसे ये लिखा है ना वाद, और समाज तो पूछ ही रहा है, यानी समाजवादी यानी समाजवाद अपने आप में विचारधारा है, इससे पूछ रहा है। और ये गणराज्य कब अस्तित्व में आया, यानी ये कब मौजूद आया। ठीक है, कब मौजूदगी में आया था, यानी ये इसका अस्तित्व कब आया था विश्व के सामने। तो आपका आंसर 1917 है, ये तो सबको दिख ही रहा है दोस्तों, परंतु इसकी गहराइयों को, यानी इसके ये जो पीछे इसके जो आंसर छिपा है ना, ये सिर्फ 1917 ही नहीं है, इसके पीछे अपने आप में ही एक कहानी है। मैंने अपने जो पहला जो इंट्रो वाला लेक्चर है ना, जिसमें 1 घंटा का समय दिया है, उसमें बखूबी समझाया हुआ है, एक PDF फॉर्मेट बताया गया है मैंने। ठीक है, उसमें माइंड मैपिंग PDF के द्वारा मैंने समझाया है किस प्रकार से 1917 के अंदर USSR जो आज का जो अभी USSR जो 1989 में समाप्त हो गया, 1990 में जब समाप्त हो गया था। यहाँ पे यही समझना है दोस्तों कि 1917 जो है ना, ये कोई इसका सवाल एकदम से ये नहीं दिया गया कि 1917 है। 1917 तो दिया गया आंसर, ये सही आंसर है, परंतु इसके पीछे के जो कारण हैं, देखो हर घटना का पीछे अपना एक कारण होता है। कोई भी अगर घटना आपको दुनिया में सामने दिख रही है ना, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। अच्छा, 1917 की जो घटना है, जिसे समाजवादी गणराज्य के तौर पे आज आपने पढ़ा है एग्जाम की लेक्चर के अंदर, ठीक है, या फिर अपनी बुक्स के अंदर, ये समाजवादी गणराज्य आपने पढ़ा है। अब 1917 इससे क्या रिलेशन करता है, आपको यही तो समझना है। देखो क्या था, जो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा USSR। ठीक है, यहाँ पे यार ध्यान दीजिए, USSR जो है पहले कभी रूस हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था दोस्तों? रूस हुआ करता था। अच्छा, रूस हुआ करता था, यहाँ तक बात समझ में आ गई सर जी। ठीक है, आप ये और पूछोगे फिर रूस हुआ करता था तो क्या, तो क्या है इसमें, क्या था कि 1917 से पहले रूस के अंदर एक व्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था चलती थी, या कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, या कौन सी व्यवस्था थी वहाँ पर? आप बोलो, मैं बताऊंगा। इसका जवाब है सामंतवादी व्यवस्था। कौन सी दोस्तों? नोट कर लेना, सामंती व्यवस्था। ये साम्यवादी नहीं है दोस्तों, सामंती व्यवस्था है ये। ठीक है, सामंती व्यवस्था होती क्या है, आपने 9th 11th के अंदर पढ़ा ही होगा कि सामंती के अंदर ये होता है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो जमींदार जो लोग हैं, जो जमींदारी जो व्यवस्था है, जिसमें ग्रामीण समुदाय के अंदर जो जमींदार होते हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते हैं, वह अपने से जो कमज़ोर जो किसान हैं उन पर शोषण करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन थी रूस के अंदर, और उस कंडीशन के अंदर जो गरीब किसान था ना, वो बड़ा काफ़ी ज़्यादा बेचारा शोषित था। और उस शोषण के खिलाफ क्या कहते हैं, रूस के अंदर, पहले तो रूस ही हुआ करता था USSR से पहले, तो रूस के अंदर इस व्यवस्था यानी सामंती व्यवस्था के खिलाफ क्या आती है बेटा? क्रांति आती है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब क्रांति आती है तो कोई ना कोई तो नेता होगा। इस क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे दोस्तों? लेनिन। ठीक है, ये साहब थे लेनिन। ये जो व्लादिमीर लेनिन है ना, इनके द्वारा आप देखोगे कि क्रांति होती है, और
इनकी एक पार्टी का नाम, ये एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है बोल्शेविक। बोल्शेविक एक पार्टी होती है और बोल्शेविक रेवोल्यूशन से भी जाना जाता है इस क्रांति को। किसका, कौन सी क्रांति को? जहाँ पर सामंती व्यवस्था को हटाकर दूसरी व्यवस्था लाई गई। कौन सी व्यवस्था लाई गई दोस्तों? समाजवादी व्यवस्था। आपको सरल शब्दों में यही समझना है। रूस जो हुआ करता था 1900, ठीक है, 17 से पहले ये, ठीक है, इससे पहले आप देखोगे सामंती व्यवस्था थी। कैसी थी दोस्तों? सामंती, मैं लिख देता हूँ, सामंती, ठीक है, सामंती व्यवस्था थी। व्यवस्था यानी सामंती, फ्यूडल सिस्टम था। इसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों फ्यूडल सिस्टम। अच्छा, 1917 में क्या हो जाता है दोस्तों? 1917 में हो जाती है क्रांति। किसके द्वारा होती है? लेनिन के द्वारा। लेनिन और जो गरीब शोषित किसान थे ना, उनके द्वारा। लेनिन जो थे उसके नेता थे, सामंती व्यवस्था के, सॉरी, जो क्रांति थी ना उसके किसके नेता थे? ये क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नेता थे। यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्शेविक क्रांति। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु थोड़ा एडजस्ट करो, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इस PDF फॉर्मेट, क्या कहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर के सिस्टम में, तो ढंग से लिखा नहीं आता। तो जो हैं, कौन व्यक्ति हैं? लेनिन के द्वारा साम्यवादी, क्या कहते हैं, साम्यवादी व्यवस्था लाई जाती है, साम्यवादी क्रांति लाई जाती है, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बोल्शेविक। मैं फिर से ढंग से लिखने की कोशिश करता हूँ, बोल्शेविक क्रांति आप लिख लेना, बोल्शेविक क्रांति होती है। अच्छा, आप बोलोगे अच्छा 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है, फिर से क्या होगा? अच्छा, बोल्शेविक क्रांति से दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। पहली क्या होती है? पहली होती है सामंती व्यवस्था। कहाँ पर जो थी? रूस के अंदर दोस्तों। कहाँ पर थी? रूस के अंदर जो सामंती व्यवस्था थी वो हो जाती है समाप्त। कहाँ हो जाती है? सामंती जो व्यवस्था होती है वो हो जाती है समाप्त, ठीक है, सामंती व्यवस्था हो जाती है समाप्त। इसकी जगह कौन सी आ जाती है बेटा? इसकी जगह आ जाती है साम्यवादी व्यवस्था। कौन सी बच्चे? साम्यवादी व्यवस्था। देखो ये शब्द की ताकत समझ रहे हो ना, ये वाद क्या आ रहा है? वाद यानी अपने आप में विचारधारा है, इसके लोग ज़्यादा मानने वाले अधिक हो गए हैं, ठीक है, ये विचारधारा बन गई। तो साम्यवादी विचारधारा आ जाती है, इसे ही समाजवादी विचारधारा भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, 1917 अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेट है। अभी और समझाना है मुझे। पहली चीज़ तो ये हो गई कि 1917 में सामंती व्यवस्था जो थी उसको हटाकर साम्यवादी व्यवस्था आ जाती है। दूसरा क्या था? अब जो पहले रूस हुआ करता था, कौन क्या हुआ करता था दोस्तों? रूस हुआ करता था, अब उसकी जगह किसने ले लिया है? रूस की जगह ले लिया दोस्तों USSR ने। किसने ले लिया? USSR ने। समझ में आ रहा है आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसे ऐसे ही समझ रहे होगे जैसे मैं समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, यहाँ से इसे हटा देते हैं। अच्छा, 1917 में समाजवादी क्रांति हो जाती है और ये अस्तित्व में आ जाता है। दुनिया के अंदर पहली बार होता है कि समाजवादी क्रांति जो होती है व्यवहारिक तौर पे ज़मीन पर लाई जाती है और इसके नेता लेनिन होते हैं और रूस जो होता है USSR में तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये कोई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो USSR है ये कब तक बन जाता है? ये बन जाता है दोस्तों 1922 में, 15 गणराज्यों को मिलाकर। कितने गणराज्यों को मिलाकर दोस्तों? 15 गणराज्यों को मिलाकर। इतने गणराज्यों को मिलाकर ही कौन आ जाता है? कौन बनता है दोस्तों? ये बनता है हमारा USSR। ठीक है, अब तो नहीं है फिलहाल, अब फिर से जो है रूस आ गया है। कौन आ गया दोस्तों? ये कब आता है? 1990 में, जब सोवियत संघ का विघटन होता है। और आप ये लेसन यही पढ़ रहे हो, आप इस समय आप यही पढ़ रहे हो कि 1990 की डेट किस प्रकार से प्रभावित करती है। 1917 से 1990 के बीच में USSR होता है, सॉरी 1922 से 1990 तक आप देखोगे USSR होता है। फिर 1990 के बाद आप पाओगे क्या होगा? 1990 के बाद आप देखोगे कि रूस फिर से अस्तित्व में आ जाता है। कौन आ जाता है दोस्तों? रूस आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 1917 में क्या कहते हैं, 1922 में USSR आ जाता है। आप समझ सकते हो कि जो समाजवादी क्रांति होती है, जो साम्यवादी क्रांति होती है, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। देखना, मेरे इन शब्दों पे ध्यान दो दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति में साफ साफ लिखा गया है कि ये जो क्रांति होगी ये पूंजीवाद के खिलाफ होगी। किसके खिलाफ होगी? पूंजीवाद के खिलाफ होगी। और ये जो पूंजीवाद के खिलाफ होगी तो समझ में आना चाहिए दोस्तों, विश्व के अंदर दुनिया में सबसे बड़ा जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, जैसे ब्रिटेन था, यूरोप के अन्य दो देश थे, स्पेन था और अमेरिका भी था। ठीक है, ये ऐसे देश हैं जो कट्टर तौर पर
किस विचारधारा को फॉलो करते हैं? पूंजीवादी विचारधारा को। लगता नहीं है आपको कि बोल्शेविक क्रांति हो गई है अब दुनिया के अंदर, खासतौर पे यूएसएसआर के अंदर, ठीक है। अब ये क्रांति साफ साफ ये बता रही है कि पूंजीवाद के खिलाफ है। तो दुनिया के सामने यूएसएसआर क्या कहते हैं, खतरे की घंटी बजा रही है, नहीं बजा रही है? तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में यहीं से आप मान सकते हो दोस्तों कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। तो 1917 अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेट है, ध्यान रख रही है। हाँ, एक और बात है कि ये दुनिया में कब सामने आता है? देखो 1917 से 1945 के बीच में, 1917 से लेके 1945 के बीच में आप पाओगे कि दुनिया को अच्छे से पता नहीं होता है कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। परंतु 1945 एक ऐसी घटना है जहाँ से दुनिया को पता चलता है कि हाँ, यहाँ से टशन चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक टशन चल रहा है, उनके बीच में एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ये सिर्फ एक साल ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत सारी ऐतिहासिक घटना को समेटे हुए है। अब हम ध्यान करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, ये क्या है, ठीक है दोस्तों। सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? समाजवाद की स्थापना थी, जाहिर सी बात है। समाज क्या हो सकती है? सोवियत प्रणाली क्यों थी? प्रणाली जैसा शब्द समझ में आ रहा है ना दोस्तों? प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। इंग्लिश में आप अच्छे से समझोगे, सिस्टम, एक व्यवस्था। जैसे आपके स्कूल में एक व्यवस्था है कि आपका क्या कहते हैं, आप देखोगे व्यवस्था में कि आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है आने की, आपको लंच का टाइमिंग क्या है, ठीक है, और आपकी छुट्टी का क्या टाइमिंग है, और उसके बीच में जो पीरियड लगते हैं, ये सब क्या है? एक व्यवस्था ही तो है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार एक समाजवादी व्यवस्था है अपने आप में। इसी चीज़ को आपको समझना है। शब्दों से मत डरो, बस समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें उतनी आसान दिखेंगी आपको, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा यही सभी समस्याओं का समाधान मैं अपने द्वारा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, आपको समझाने की थोड़ा कोशिश कर सकूं, ठीक है। अब आप ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सोवियत प्रणाली समझ में आ गया। सोवियत प्रणाली हमेशा समाजवाद की स्थापना की बात करती है, और समाजवाद के अंदर व्यक्ति की जो भी आर्थिक गतिविधि हैं, यानी जो भी पैसे से संबंधित जो भी काम करेगा व्यक्ति, कौन व्यक्ति दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है नंबर है 8वां, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आखिर खासियत क्या है। इसमें पूछ रहे हैं मध्य एशिया, जिसे सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है दोस्तों? सेंट्रल एशिया। और एशिया में पूछा है कि सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान, ऐसे समझो कि मान के चलो ये सेंट्रल एशिया है, मान के चलो, मगर ये मैप है नहीं सेंट्रल एशिया का, आपको सिर्फ माप के चलना है, मान के चलना है। इस सेंट्रल एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया, इसके अंदर है तजाकिस्तान। कौन दोस्तों? तजाकिस्तान। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे हुई थी सिविल वॉर। क्या हुआ था बच्चों? सिविल वॉर, सिविल वॉर, ठीक है। सिविल वॉर समझ में आता है, गृह युद्ध जिसे कहा जाता है। यानी सेंट्रल एशिया के अंदर जो सिविल वॉर हुई थी, इसके बारे में पूछा है, ये कब तक चला था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सेंट्रल एशिया के अंदर जो तजाकिस्तान है, उसमें जो गृह युद्ध था वो कब तक था, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि इसका समय कब तक था। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है दोस्तों। इसका जवाब होगा, इस पर लिखा भी हुआ है, इसमें बताना क्या है, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें है 10 वर्ष तक, 10 सालों तक जो है 1990 से 2001 तक यहाँ ये जो तजाकिस्तान है, इसमें क्या पाया गया था? गृह युद्ध था। और जो तजाकिस्तान है वो कहाँ स्थित है? मध्य एशिया के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की राजनीतिक समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया, उनके देशों को क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया के देश। अभी पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो। जिन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, एक तो इस पर डाल दो राजनीतिक व्यवस्था पूछ रहा है, और दूसरी पूछ रहा है सामाजिक व्यवस्था। अब ये पूछा है कि जो राजनीतिक है और सामाजिक है, दोनों ही किस पर डिपेंड करती हैं? ये करती हैं सोवियत व्यवस्था पे। किस पे बेटा? सोवियत व्यवस्था पे। तो ऐसे जो भी दुनिया के अंदर देश है जो सोवियत संघ जैसी व्यवस्था को फॉलो करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशली हो, ठीक है, ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? ऐसे देशों को बोला जाता है दूसरी दुनिया के देश। क्या कहा जाता है दोस्तों? दूसरी दुनिया के देश। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आगे क्या बता रहा है। आगे पूछ रहा है हाँ,
ये बोल रहा है वाक्य को ठीक कर पुनः लिखिए। कम्युनिस्ट पार्टी को नज़रअंदाज करना तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकारना सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। क्या ये सही है बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी की नज़रअंदाज करना। अच्छा, ये सोवियत संघ से संबंधित पूछ रहा है, और सोवियत संघ से ये पूछ रहा है कि सोवियत संघ के अंदर क्या कम्युनिस्ट पार्टी को नज़रअंदाज किया गया था, क्या उसे इग्नोर किया गया था, ये ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व को स्वीकार सोवियत प्रणाली की विशेषता थी? कहने का क्वेश्चन क्या है कि जो यूएसएसआर है उसमें क्या मल्टी पार्टी सिस्टम था? अगर था तो क्या उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको महत्वता कम कर दी गई थी, या फिर जो अन्य जो पार्टी हैं उसको महत्वता ज़्यादा दे दी गई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चंस का ये जो कथन दिया गया है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, क्योंकि सोवियत प्रणाली के अंदर सिर्फ एक ही राजनीतिक व्यवस्था थी, एक ही पार्टी सिस्टम था, एक ही दलीय व्यवस्था थी, वन पार्टी सिस्टम था, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी। इसे सीपी से समझो, कम्युनिस्ट, सी से कम्युनिस्ट, पी से होगा पार्टी। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको? तो ये वाला तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? जनता द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का विनाश भी सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। अच्छा, जनता द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का विनाश भी सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब ये क्या पूछ रहा है? बी समझ में आ गया आपको? और दूसरा है, कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता देना तथा अन्य किसी भी राजनीतिक दल के स्वीकार ना करना सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। यही वाली बात बताई मैंने जो यहाँ पे बताया है। उत्तर तो आपको समझ में आ गया होगा, उत्तर आंसर इसका होगा ए। और जो बता रहा है शासन द्वारा नियंत्रित नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास करना सोवियत प्रणाली की विशेषता थी, बिल्कुल थी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी व्यवस्था थी, जो भी समाजवाद, जो भी क्या कहते हैं यूएसएसआर के संसाधन थे, संसाधन समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? संसाधन जैसे उद्योग धंधे। अच्छा, आप उद्योग धंधे में जा रहे हो, पहली बात तो उद्योग धंधे भी सरकार के होंगे। दूसरा ये कि जिस उद्योग धंधे में व्यक्ति काम करने जा रहा है और जो भी सैलरी मिल रही है वो सैलरी भी व्यक्ति की नहीं होगी, और जिस मकान में व्यक्ति रह रहा है सोवियत प्रणाली के अंदर यानी यूएसएसआर के अंदर, जिस मकान में रह रहा है वो भी व्यक्ति का नहीं होगा, यानी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है यूएसएसआर की व्यवस्था के अंदर। तो ऐसे में आपको क्या समझ में आ रहा है? सारे संसाधन जो है ना, वो सारे संसाधनों पे कंट्रोल किसका है? यहाँ पर यूएसएसआर का है, इससे कहा जाता है संसाधन। तो समझने वाली बात यही है, आंसर आपको मिल ही गया होगा, आंसर ए। ठीक है, और बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? शॉक थेरेपी समझ में आ गया आपको? शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी आपको पता है ना, शॉक का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर किसी को करंट लगाया जाए, किसी को आघात हिंदी में कहा जाता है, आघात देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, और फिर उसको थेरेपी यानी उसका इलाज कर देना, यानी आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो फिर उसका इलाज कर रहे हो, इसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। यानी एक टिपिकल वर्ड है। ठीक है, क्योंकि जो नए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर शुरू में उन्होंने पढ़ा होगा तो उनके लिए तो क्या कहते हैं, ये शब्द बड़ा अनोखा लगा होगा, परंतु इतना भी अनोखा नहीं लगा होगा कि जो उनकी समझ से बाहर हो। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरे क्या कहते हैं जो स्टूडेंट हैं उन्हें आता है, बस ये रिवीजन के लिए है। और कुछ ऐसे भी बच्चे जुड़ जाते हैं जिन्हें वाकई में किसी कारण से जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो कुछ समय निकाल कर ये मेरी वीडियो का अगर थोड़ा सा भी देख लेना तो यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। यकीन मानिए अगर मैंने यहाँ से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ तो वो 20 क्वेश्चन आपको 180, 180, 200, 180, 150 ऐसे क्वेश्चन तक के बराबर होंगे, क्योंकि मैं चीज़ों को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? निर्देशित का मतलब आता है कि किसने डायरेक्शन दी थी कि शॉक थेरेपी का मॉडल है। ठीक है, ये था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा और आईएमएफ के द्वारा। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व का बैंक, आईएमएफ यानी इसे बोला जाता है आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, इन दोनों देश यानी इन दोनों संस्थाओं ने, एक तो हो गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एक हो गया आईएमएफ, इन दोनों ने क्या बोला कि शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? ये था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इन्होंने ही बताया कि यूएसएसआर के अंदर
एक तरह से शॉक थेरेपी चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों? शॉक थेरेपी जैसा मॉडल चल रहा है, क्योंकि पहले उसे एक तरह से उसे आघात देंगे, फिर उसके बाद उसका इलाज करेंगे। ये किसने दिया कॉन्सेप्ट? IMF और वर्ल्ड बैंक ने। और कहाँ पर दिया? ये USSR के अंदर दिया। इसे विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? अभी हम पढ़ चुके हैं, इसे फिर से दोहराया जा रहा है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 में। पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया था। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी जनता जो है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा अपनी एक तरह से पहले पहल करी थी इस दीवार को गिराने में, पूर्वी जनता के द्वारा, पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है इस दीवार की गिराए जाने की। अब ये भी पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण हो गया था। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होता है ना, तो जर्मनी का एकीकरण भी हो जाता है। जर्मनी पहले ना क्या कहते हैं, बटा हुआ था एक टाइम में। जैसे 1947 जब देश भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भी भारत के अंदर ऐसी कंडीशन थी कि भारत के जो 565 जो रजवाड़े थे वो अलग हो रहे थे, या होने की क्या कहते हैं कोशिश में थे, उस रेस में थे। परंतु भारत के अंदर जो आयरन मैन हैं, जिन्हें हम कहते हैं माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा जो है जर्मनी क्या कहते हैं भारत का एकीकरण हुआ था। उसी प्रकार विशाखा जो है जर्मन के अंदर, वो एक तरह से जर्मनी के एक लोह आयरन मैन की तौर पे पहचाने जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में होता है। कब होता है? 1945 के बीच में होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? 1939 से 45 के बीच में क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब होता है? 1939 से 1945। और फर्स्ट वर्ल्ड वार पता है आपको कब होता है? 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध होता है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप देखोगे कि जर्मनी का जो विभाजित हो चुका था वो एक हो चुका था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, अब ये क्या पूछा है दोस्तों, एक मिनट से हटा देता हूँ। ठीक है, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में बटा था? चेक तथा स्लोवाकिया। पूर्वी यूरोप समझ में आ गया आपको? अच्छा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यूरोप की जो धरती थी ना, पहले ये समझो, ये मैं पहले क्या कहते हैं पहले इंट्रो में समझा चुका हूँ, क्योंकि ये पूछ रहा है, इसकी डिमांड क्वेश्चन की कुछ इसी प्रकार की है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, इसकी डिमांड ही कुछ इस प्रकार की, मुझे समझाना पड़ेगा। मान के चलो ये यूरोप है, यूरोप की धरती है। ये यूरोप का नक्शा तो नहीं है ना, ये यूरोप की धरती है जो मैंने अभी सर्कल के तौर पे, जो कि आधा मतलब बेकार सा सर्कल जो बनाया है, वो क्या कहते हैं एक तरह से यूरोप मान लो, परंतु है नहीं। आपको सिर्फ मान के चलना है। ये जो यूरोप है दो भागों में बट गया था। किन दो भागों में बट गया था? क्या कहते हैं, पूर्व और पश्चिमी। पूर्व और पश्चिमी, आपको पता है पूर्व कहाँ पर है और पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पर है वेस्ट और यहाँ पर है ईस्ट। अच्छा, वेस्ट को बोला जाता है पूर्वी, पश्चिमी, और ईस्ट को कहा जाता है पूर्वी। पश्चिम का जो नेतृत्व करता थे उसका, वो जो नेतृत्व था वो किसके हाथों में था? USA के हाथों में। और जो ईस्ट यानी जो पूर्वी यूरोप था, यानी एक तो पश्चिमी यूरोप हो गया ये वाला, यानी जैसे वेस्ट यूरोप भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप भी कहा जाता है। इसे ढंग से लिख देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, पश्चिमी यूरोप। ठीक है, ये इसके नेतृत्व किसने करा बच्चा? इसका नेतृत्व करा था अमेरिका ने। किसने करा था? अमेरिका ने। ये पश्चिम की दिशा में ना बच्चे। अच्छा, ये यूरोप की बात चल रही है, ये इस बात का ध्यान रखना। पूर्वी यूरोप जो है दो भागों में वैचारिक तौर पे बटा था। एक विचारधारा पश्चिमी हिस्से में किसकी विचारधारा में काम कर रही थी? किसके लिए काम कर रही थी? पूंजीवादी विचारधारा के लिए। और पश्चिमी यूरोप का नेता कौन था? अमेरिका। उसी प्रकार आप पाओगे कि ये जो भाग है, ठीक है, इसे कहा जाता है ईस्ट यूरोप। ठीक है, इस ईस्ट यूरोप के अंदर आप पाओगे यहाँ पे कौन सी विचारधारा फॉलो की जा रही है? यहाँ पे आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है साम्यवादी, यानी USSR की। किसकी दोस्तों? USSR की। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? एक मिनट, कहाँ गया?
हाँ, तो आपको समझ में आ गया कि जो पहले, अच्छा, शीत युद्ध का सबसे पहले प्रभाव कहाँ पड़ा था? यूरोप की धरती पे पड़ा था। यूरोप जो है दो भागों में बटा, वैचारिक तौर पे दो भागों में बट गया था। समझ में आ रहा है ना आपको? पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। अच्छा, पश्चिमी का नेतृत्व किसने करा? फिर से समझा रहा हूँ, अमेरिका ने। और पूर्वी का किसने करा नेतृत्व? यूएसएसआर ने, ठीक है। ये बात चल रही है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा, इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझें, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूर्वी यूरोप की बात कर रहा है। कहाँ की बेटा? पूर्वी यूरोप की। देखो, पूर्वी यूरोप की। अच्छा, मैं समझा चुका हूँ पूर्वी यूरोप में किसकी ज़्यादा चलती थी? यूएसएसआर की चलती थी, ठीक है, क्योंकि पूर्वी यूरोप एक तरह से बटा हुआ था वैचारिक तौर पे। अच्छा, पूर्वी यूरोप की विचारधारा क्या थी? साम्यवादी विचारधारा। उसी प्रकार पूर्वी यूरोप के अंदर जो चेकोस्लोवाकिया है वो किन दो भागों में बटा है? चेको तथा स्लोवाकिया, ये इन दो भागों में बांटा गया था। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? शीत युद्ध की, शीत युद्ध का ही प्रतीक है, दुनिया जानती है। शीत युद्ध का प्रतीक है, जिसमें आप देखोगे शीत युद्ध में क्या चल रहा था? शीत युद्ध में एक तरह से संघर्ष चल रहा था। किसका संघर्ष चल रहा था? विचारधारा का संघर्ष चल रहा था, जिसमें आप देखोगे अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद थी, और क्या कहते हैं यूएसएसआर की विचारधारा कौन सी विचारधारा है? यूएसएसआर की विचारधारा है साम्यवाद, क्या कहते हैं, साम्यवाद। अमेरिका की पूंजीवाद, यूएसएसआर की साम्यवाद। ये दो विचारधाराएं जो हैं विश्व के अंदर एक वैचारिक युद्ध लड़ रही है, तो इसे ही शीत युद्ध कहा जा रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा जो असर देखा गया है शीत युद्ध का, वो कहाँ ज़्यादा देखा गया है? यूरोप की धरती पे ज़्यादा देखा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार प्रतीक है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये प्रतीक किस चीज़ का है? शीत युद्ध का प्रतीक है, क्योंकि बर्लिन जो है ना, बर्लिन जो है दो भागों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी। अच्छा, पूर्वी पश्चिमी आपने पढ़ा, आपने ये भी समझा कि पूर्वी जो, क्या कहते हैं, पूर्वी जो जर्मनी है, जो पूर्वी जो बर्लिन है, पूर्वी बर्लिन के अंदर आप देखोगे कि पूर्वी बर्लिन में किसकी विचारधारा का ज़्यादा, क्या कहते हैं, प्रभुत्व था? वह था यूएसएसआर का। और पश्चिमी जो, क्या कहते हैं, जर्मनी है, पर पश्चिमी जो बर्लिन है, वहाँ पर किसका ज़्यादा डोमेन चल रहा है? वो है पूंजीवाद का। तो एक तरह से ये प्रतीक है, किसका प्रतीक है? पूंजीवादी दुनिया का और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक है। और यही प्रतीक दुनिया के अंदर भी काम कर रहा था, जिसे शीत युद्ध भी कहा जाता है, और ये शीत युद्ध की ही बात कर रहा है। रूस में समाजवादी क्रांति कब आई? दोस्तों, मैं अभी बता चुका हूँ, रूस में क्रांति 1917 आई थी। और मैं ये 1917 तक ही सीमित नहीं था, इसके पीछे की जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, कहानी नहीं, जो घटनाएं हैं, इसके पीछे के जो कारण हैं, वो मैं समझा चुका हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। सोवियत संघ में किस दल का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का। मैंने क्या बताया? सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, यूएसएसआर। यूएसएसआर में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ को ही यूएसएसआर कहा जाता है। सोवियत संघ को क्या कहा जाता है? सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता है। और सोवियत संघ के अंदर कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है। एक और बात ध्यान रखो दोस्तों, बड़ा काम आएगा। यूएसएसआर के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम था, और उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया गया था? सोवियत संघ मैं बता चुका हूँ कि सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। और सोवियत संघ कब बना था आपको पता है ना? 1922 के अंदर बनाया गया था। 1922 के अंदर ये जो 15 गणराज्य, ये जहाँ पे बता रहा है, ये 15 गणराज्य मिलाकर ही क्या बनाया गया है? ये बनाया गया है यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है CIA, यहाँ पे ए लगाना भूल गया दोस्त, ठीक है। CIA का क्या मतलब है? ठीक है, CIA होता है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। CIS क्या दोस्तों? CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये क्या है? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है? अच्छा, जो, क्या कहते हैं, जो यूएसएसआर से गणराज्य, जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ, जब यूएसएसआर का, क्या कहते हैं, जो बट गया था, डिक्लाइन हो गया था, उस कंडीशन में आप पाओगे कि जो देश जो अलग हो गए थे, यूएसएसआर से अलग हो गए थे, या यूएसएसआर की विचारधारा से अलग हो गए थे, उन देशों को एक नाम से पहचाना जाता है। उन्हें बोला जाता है CIS। क्या बोला जाता है दोस्तों? CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। बड़ा ध्यान रखना दोस्तों,
15 गणराज्यों से मिलकर ही सोवियत संघ बनता है। और ये 15 गणराज्य कब मिलकर तैयार कब बनते हैं? 1922 में। अच्छा, जब ये 15 गणराज्य टूटते हैं ना, तो ये टूटने के बाद एक क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ का निर्माण करते हैं, कॉमनवेल्थ स्टेट का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है? देखो, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को लिंक कर रहा है, समझ में अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? 1980 के मध्य। वैसे तो एग्जैक्टली 1985 है दोस्तों। कब है दोस्तों? 1985 है। नहीं आ रही बात समझ में आप लोगों को? 1989 में आप 1985 में पाओगे कि जो गोर्बाचेव है ना, ये क्या बनते हैं? महासचिव बनते हैं। अच्छा, गोर्बाचेव जो हैं काफ़ी क्या कहते हैं क्रांतिकारी नीति लाते हैं। किसके अंदर क्रांति लाते हैं? किस में क्रांति लाते हैं? एक तरह से बदलाव लाते हैं यूएसएसआर के अंदर। एक और क्रांति आती है, एक बदलाव आता है। इस बदलाव में एक व्यवस्था बदलते हुए हम देखते हैं। अच्छा, जब ये व्यवस्था बदलती है, एक सिस्टम बदलता है, साम्यवादी में बदलाव आता है, तो क्रांति तो हो गई ना। एक टाइम ऐसा था कि 1917 और 17 से पहले ये रूस कभी क्या हुआ करता था? ये रूस हुआ करता था एक तरह से सामंती व्यवस्था वाला देश। ठीक है, यहाँ पे सामंती व्यवस्था काम करती थी। परंतु जब 1917 और 17 के बाद आप देखोगे कि क्रांति होती है, 1917 में ही क्रांति होती है, लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति होती है। ठीक है। अच्छा, बोल्शेविक शब्द मैंने समझाया आपको, बोल्शेविक क्या होता है? बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी। क्या बच्चे? मेजोरिटी, यानी जो संख्या में ज़्यादा है। अच्छा, संख्या में कौन ज़्यादा होता है? गरीब या अमीर? तो आपका आंसर होगा गरीब। तो जाहिर सी बात है, सामंती व्यवस्था के अंदर गरीब किसानों की संख्या ज़्यादा थी। इसी संख्याओं को मिलाकर एक पार्टी क्या कहते हैं क्रांति लाई गई थी, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो शब्द उसी के पीछे घटनाओं का एक रीज़न बताता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंदर कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, यानी सीपी के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कब बने थे महासचिव? 1985 इसका एग्जैक्टली आंसर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये अपने साथ ना दो नीति लेकर आते हैं। कौन सी नीति लेकर आते हैं? दो ऐसी नीति जो क्रांतिकारी होती हैं, बदलावकारी होती हैं। यूएसएसआर के अंदर एक तरह से नई व्यवस्था की शुरुआत होती है, परंतु काफ़ी दुखदायक होती है, जिसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने एक शब्द से भी बताया था, वह था शॉक थेरेपी। इस पॉलिसी का नाम क्या है? दो पॉलिसी कौन सी है? एक थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ये तो ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर हम पाएंगे कि यूएसएसआर जो है अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बदलाव लाता है। आगे अंदर देखेंगे, आगे के क्वेश्चनों में हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बनते हैं? 1980 के दशक के मध्य। बोल लो, कहने का मतलब 1985 एक एग्जैक्टली इसका आंसर है। ठीक है, अब ये क्या पूछा है दोस्तों? एक मिनट से थोड़ा और जूम कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा हो जा भाई। ओके, ठीक है, ओके, डन। ये फिर से, हाँ अब ये सही है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 20, जिसे 10 बता रखा है, गलत बता रखा है। अच्छा, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है? 1991 में सोवियत संघ के विघटित होने के बाद रूस में मित्रता कर भारत को किन दो तरीकों से लाभ पहुंचाया? अच्छा, सोवियत संघ जब बट गया, विघटन का मतलब क्या होता है? बटना। ठीक है, टुकड़ों में बट जाना। तो सोवियत संघ 15 गणराज्य था, आपको पता ही है। 1922 में 15 गणराज्य मिलकर यूएसएसआर बन जाते हैं। उससे 1922 से पहले 1917 के अंदर आप देखते ही हो रूस के अंदर क्रांति होती है। ये हर चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हर जो पहला कारण है दूसरे कारण को पैदा करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी यही बताने की, पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्या कोशिश है कि सोवियत संघ कैसे विघटित होता है। ठीक है, और उसके विघटन होने के बाद भारत से किस तरह से उसके भारत को किस प्रकार से लाभ पहुंचता है, तो ये भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। कब आया दोस्तों? ये क्वेश्चन आया है एक तो 2000 CBSE के अंदर आया, 2014 के अंदर, CBSE 2011 के अंदर आया है, CBSE 2011 के अंदर आया है, 2 बार 2011 के अंदर आया है। ठीक है, और CBSE 2009 के अंदर आया है। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे जो भी अब आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अब।
तो भारत को लाभ देखने, भारत को लाभ किस प्रकार से हुए कि जब सोवियत संघ बढ़ जाता है तो भारत को किस प्रकार से लाभ होते हैं। भारत को लाभ होते हैं, कारगिल संघर्ष के दौरान रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का समर्थन करा। अच्छा, आपको पता है ना कि सोवियत संघ के ब्रिटेन, जब सोवियत संघ जो था 1922 में सोवियत संघ बनता है, समझ में आ गया ना। 1922 और 17 में क्या होती है, क्रांति होती है, फिर 1917 के बाद 1922 ही आएगा, जाहिर सी बात है। 1922 में यूएसएसआर बन जाता है, परंतु यूएसएसआर कब विघटन हो जाता है, कब बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है 1990 के अंदर। समझ में आ रहा है ना, 1990 91 के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि 1990 और 91 में जब यूएसएसआर बट गया तो भारत को किस प्रकार से लाभ पहुंचा। लाभ बताना है तो आप बताओगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व के अंदर भारत को खुले तौर पर समर्थन देने लगा कौन, रूस देने लगा। ठीक है, अब ये दूसरा बोल रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति की। किसके क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में बच्चे, किसके क्षेत्र में बच्चे, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए, ताकि हम डेवलप कर सकें, हम अपने देश का विकास कर सके, इसलिए रूस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। हम कह सकते हैं रूस को लेकर, भारत कह सकता है रूस को लेकर ओल्ड स्कूल्ड, ऐसा दोस्त जो कि पुराना तो है परंतु उतना ही गोल्ड की तरह चमकदार है। आज भी हमें हमारा और क्या कहते हैं भारत और रूस के बीच का जो दोस्ताना है, जो दोस्ती है, काफ़ी घनिष्ठ है, काफ़ी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर आपको 21 समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी सभी क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर को अब किस नाम से जाना जाता है। पूर्ववर्ती का मतलब समझ में आता है, पहले आज जो रूस है वो पहले क्या हुआ करता था, यूएसएसआर, और यूएसएसआर से पहले क्या हुआ करता था, रूस। तो समझ में आ गया, जो पहले कभी रूस था, पहले जो कभी यूएसएसआर था वो उससे पहले कभी रूस हुआ करता था, रूस के बाद यूएसएसआर आया, यूएसएसआर के बाद फिर से रूस आया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले रूस आया, पहला नंबर बोलो रूस आया, ठीक है। दूसरा बोलोगे यूएसएसआर आया, आप बताओगे कि हाँ रूस यूएसएसआर भी आया। फिर बोलोगे कि यूएसएसआर जब विघटन हो जाता है ना तो उसका मजबूत जो दावेदार होता है, जो मजबूत जो उत्तराधिकारी होता है, मैं समझा चुका हूँ पर उत्तराधिकारी क्या होता है, जो उत्तराधिकारी के तौर पे कौन होता है, वो होता है रूस। आपको समझ में आ गया दोस्तों कि रूस क्या था, रूस कब आता है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर का अब रूस कहते हैं, रशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बर्लिन की दीवार को गिरने को दो ध्रुवीय विश्व के पतन का द्योतक यानी निशानी मानी जाती है। ये क्या पूछ रहा है, बर्लिन की दीवार के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में दोस्तों, बर्लिन की दीवार के बारे में, कि भाई बर्लिन की दीवार जब गिर गई थी, क्या ये बोल रहा है कि जब बर्लिन की दीवार गिर गई तो मान लिया जाए कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, या बर्लिन की दीवार एक ऐसी निशानी है जब गिरती है बर्लिन की दीवार तो मान लिया गया कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, क्योंकि शीत युद्ध जब शुरू हुआ था तो बर्लिन के अंदर दीवार भी खींच दी गई थी। तो जब विश्व क्या कहते हैं शीत युद्ध समाप्त हुआ तो बर्लिन की दीवार भी पहले गिर गई। तो ये एक तरह से निशानी, एक सिंबल पूछ रहा है, क्या बर्लिन की दीवार एक सिंबल है, क्या एक निशानी है क्या, कि बर्लिन की दीवार गिरी तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो सिंबल के बारे में पूछ रहा है। द्योतक मतलब समय आता है, द्योतक का मतलब क्या हो गया, ये पूछा, ये वाला शब्द द्योतक। द्योतक का मतलब होता है बच्चों एक निशानी, निशानी है क्या बर्लिन की दीवार क्या एक निशानी है जिससे आप शीत युद्ध, जब वो टूटी बर्लिन की दीवार तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। ये ऐसे सब पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जवाब देना है हाँ या ना में। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हाँ, एक तरह से निशानी के तौर पे ही देखा जाता है। एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित जो पूछा गया 2009 के अंदर। वैसे ये वाला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है और फिर यही क्वेश्चन जो है 2009 में भी पूछा गया है। देखो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।